नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत एक नया विषय के साथ। आज का हमारा विषय है कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। इससे पूर्व की क्लासेस में हमने देखा था कि लैंड यूज़ प्लानिंग के संदर्भ में बात कर रहे थे। लैंड यूज़ प्लानिंग का का एक ही उद्देश्य था, भूमि का पूर्ण उपयोग, भूमि का संतुलित संतुलित प्रयोग करना, ताकि एक और भूमि का क्षरण न हो और साथ ही साथ हमें अधिकतम उत्पादन दे सके। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अधिक अधिक विकास के लिए या फिर अधिकतम विकास के लिए भूमि के संसाधनों का संतुलित तरीका से प्रयोग करें। इसके लिए बहुत सारे लैंड यूज़ प्लानिंग किया गया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए थे। उस पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे योजनाकर्ताओं ने, बहुत सारी कमेटी ने, जैसे प्लानिंग कमीशन ने सबसे पहले 1989 में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया। तो चलिए बात करते हैं कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश के बारे में। मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन, याद रखेंगे, मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, ने कृषि पारिस्थितिक प्रदेश का सीमांकित किया। ये योजना आयोग ने 1989 में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में। लेकिन मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन जो नागपुर में है, जिसका मुख्यालय नागपुर में, इन्होंने कृषि पारिस्थितिक प्रदेश का सीमांकित किया। कृषि पारिस्थितिक प्रदेश का सीमांकित करने के लिए मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने कौन कौन से आधार माना, कौन कौन सा पेरीमीटर, वो देख लेते हैं। इसमें उन्होंने भू आकृतिक लक्षणों को आधार माना, फिर मृदा को ध्यान में रखा, फिर उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में उपस्थित जैव, साथ ही साथ वहाँ की जलवायु तथा वहाँ के 5 स्तरीय सस्यवर्धन काल के आधार पर पूरे देश को 21 प्रमुख तथा 60 उप प्रदेशों में सीमांकित किया। यह वर्गीकरण कृषि की संभावनाओं की दृष्टि से अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें भू आकृतिक एवं मृदा की दशाओं को सम्मिलित किया गया था। चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से रीजन था। हम 5 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक प्रदेश देखने वाले हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से थे। वो 5 कृषि पारिस्थितिक प्रदेश थे। पहला था शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश, अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश, आर्द्र पारिस्थितिक प्रदेश, उपाद्र पारिस्थितिक प्रदेश, तटीय पारिस्थितिक। अगर सामान्य अर्थ पे कहूँ तो शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र थे वो शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश के अंतर्गत आया, और फिर दूसरे में अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों को लिया गया। फिर आर्द्र, जिन क्षेत्रों की विशेषता आर्द्र जलवायु थी, उन क्षेत्रों को आर्द्र पारिस्थितिक प्रदेश में रखा गया। वैसे ही उपाद्र, जहाँ पे शुष्क और आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु का संगठन हो, उस क्षेत्रों को उपाद्र पारिस्थितिक प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। और अगला है तटीय पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से समुद्री तटीय क्षेत्र शामिल रहे। तो चलिए देखते हैं कि एक कर करके इन प्रदेशों के बारे में, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है हमारा कृषि पारिस्थितिक प्रदेश। कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, इसके अंतर्गत 3 प्रदेशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें सबसे पहला है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। पश्चिम सीमा हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत देश का 4.7% क्षेत्रफल आता है। यहाँ शीतल शुष्क दशाएं तथा छिछली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ का औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर तथा सस्यवर्धन काल रहता है वो कितने का है, 90 दिन का होता है। इस क्षेत्रों में आड़ू जैसे फल तथा गुलाब जैसे फूल की फसलें उगाई जाती हैं मुख्य रूप से। चलिए अगला देखते हैं। शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश के अंतर्गत दूसरा है, पहला हिमालय क्षेत्र था, दूसरा है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा एवं पंजाब एवं उत्तरी कठियावाड़ प्रदेश सम्मिलित है। यहाँ मुख्य रूप से मरुस्थलीय दशाएं तथा साथ ही साथ मिट्टियाँ भी पाई जाती है जो लवण युक्त होती हैं।
यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर तथा सस्य वर्धन काल 90 दिन का होता है। सूखे इस प्रदेशों में सूखे की समस्या रहती है और यहाँ पे मुख्य रूप से शुष्क कृषि प्रचलित है। अगला है हमारा तीसरे नंबर पे है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित प्रदेश। इस प्रदेश में मिश्रित लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तथा इसका सस्य वर्धन काल 90 दिन का होता है। ध्यान रखेंगे शुष्क पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा एवं पंजाब एवं तीसरे नंबर पर है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की जो सीमा से लगे हुए प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश, इसे 5 वर्ग में रखा गया है, जिसमें सबसे पहला है उष्ण अर्ध शुष्क प्रदेश। इसका विस्तार पाया जाता है उत्तर के मैदान से लेकर गुजरात के मैदान तक पाए जाते हैं। देश के 10% क्षेत्रफल ये प्रदेश विद्यमान है। यह सामान्यतः शुष्क कृषि के लिए प्रचलित है, किंतु नलकूप के द्वारा सिंचाई करके संघन कृषि भी किया जाता है। दूसरा आता है इसके अंतर्गत मालवा उच्च भूमि तथा काठियावाड़। इस क्षेत्र में उष्ण शुष्क जलवायु, मध्यम से गहरी काली मृदा पाई जाती है। यहाँ 60 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तथा 90 से 150 दिनों का क्या रहता है, सस्यवर्धन काल मिलता है। अगला है हमारा अगला प्रदेश है अर्ध शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश के अंतर्गत तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र का दक्कन प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक शामिल है। इन प्रदेशों में उष्ण तथा अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। छिछली से गहरी काली मृदा पाई जाती है। दीर्घ अवधि तक सूखा पड़ने पर कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, जिसे जल विभाजक प्रबंधन एवं उचित सिंचाई व्यवस्था द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसको बढ़ाया जा सकता है? उत्पादकता को। अगला है हमारा उष्ण अर्ध शुष्क पूर्वी दक्कन तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट। याद रखेंगे इसमें पूर्वी दक्कन क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट सम्मिलित है। यहाँ मिश्रित तथा काली मृदा पाई जाती है। 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तथा 90 से 150 दिनों तक का क्या रहता है, सस्यवर्धन काल होता है। सिंचित क्षेत्र में, जिस क्षेत्रों में सिंचाई होती है वहाँ पे चावल की खेती उगाई जाती है। इस क्षेत्रों में खंडित अपवाह, मिट्टियों का खारापन तथा मृदा अपरदन प्रमुख समस्या होती है। अगला है हमारा तमिलनाडु उच्च भूमि तथा कर्नाटक पठार। इन क्षेत्रों पर लाल दोमट मृदा पाई जाती है। 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तथा 90 से 150 दिनों का सस्यवर्धन काल पाया जाता है। कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त होती हैं। सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती होती है। चलिए अगला देखते हैं उपाद्र पारिस्थितिक प्रदेश। इसके अंतर्गत सबसे पहला है इस संकीर्ण पेटी का विस्तार गंगा के मैदान पर है। याद रखेंगे सबसे पहला प्रदेश जो गंगा के मैदान के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पे कांप मृदा पाई जाती है। 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है तथा 150 से 180 दिनों का सस्यवर्धन काल पाया जाता है। यहाँ पे जल रिक्ति तथा मिट्टी के खारेपन की समस्याएं प्रमुख रूप से हैं। उपाद्र पारिस्थितिक प्रदेश के अंतर्गत दूसरा क्षेत्र आता है मालवा की उच्च भूमि तथा बुंदेलखंड का पठार वाला क्षेत्र। यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 150 से 180 दिनों का सस्यवर्धन काल पाया जाता है तथा मध्यम से लेकर गहरी काली मृदा पाई जाती है। यहाँ सिंचित तथा बारानी दोनों प्रकार की कृषि होती है। नदियों के सहारे बाढ़ तथा खरीफ के दौरान सूखा, ये प्रमुख समस्याएं हैं इस प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है बुंदेलखंड तथा विदर्भ प्रदेश। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के तराई प्रदेश शामिल है, जहाँ पे 140 से 160 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाई जाती है तथा सस्यवर्धन काल 180 से 210 दिन का होता है।
यहाँ पे काप मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पे सिंचित तथा बरानी दोनों प्रकार की कृषि होती है। यहाँ की प्रमुख समस्याएं है दोषपूर्ण अफवाह, लवणता एवं बाढ़ की समस्या। अगला है हमारा पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र जिसमें कोसन आर्द्र से ठंडी आर्द्र जलवायु मिलती है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है तथा जो सस्यवर्धन काल होता है वो 150 से 210 दिनों का होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है कठोर शीत, निर्वनीकरण, भूस्खलन तथा घाटियों में अपर्याप्त अपवाह पाए जाना इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। अगला है आर्द्र पारिस्थितिक प्रदेश। जैसे कि मैं बताया था, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र आए हैं। इस प्रदेशों में उत्तर पूर्वी राज्य सम्मिलित है। उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सभी शामिल हैं, जहां 160 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का क्षेत्र पाया जाता है और इसकी सस्यवर्धन काल 1 वर्ष से अधिक की होती है। यहाँ लाल दोमट तथा लेटराइट मृदा पाई जाती है। याद रखेंगे आर्द्र पारिस्थितिक क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य शामिल होती है। यहाँ पे 160 से 200 के मध्य वार्षिक वर्षा पाया जाता है एवं सबसे अधिक दिनों का सस्यवर्धन काल होता है। यहाँ पे लाल दोमट मृदा तथा लेटराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, निर्वनीकरण तथा गहरा अपर्दन ये प्रमुख क्षेत्र हैं। झूम कृषि जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, निर्वनीकरण और अपरदन यहाँ का प्रमुख समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है और अंतिम है तटीय पारिस्थितिक प्रदेश। 5वें नंबर तटीय पारिस्थितिक प्रदेश। पूर्वी तटीय मैदान में, याद रखेंगे पूर्वी तटीय मैदान इसके अंतर्गत शामिल है। पूर्वी तटीय मैदान में 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा तथा 150 से 210 दिनों का सस्यवर्धन काल पाया जाता है। थोड़ी अम्लीय डेल्टाई चिकामय मिट्टियाँ प्राप्त होती हैं। अपर्याप्त अपवाह तथा लवणता इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। ध्यान में रखेंगे कि पूर्वी तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा एवं अम्लीय डेल्टाई चिकामय मृदा पाई जाती है। अपवाह पर्याप्त नहीं है तथा लवणता की समस्या पाई जाती है। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो एक ओवरव्यू पे बात करते हैं। लैंड यूज़ प्लानिंग के बारे में बात चल रही थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या किया था, कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ा था, जिसे 15 भागों में हमने पढ़ा। उसके बाद हम आज देखे इकोलॉजिकल रीजन यानी कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, जो 5 भागों में डिवाइड किया गया था। इसके लिए विभिन्न कृषि पारिस्थितिक प्रदेश को विभाजित करने के लिए विभिन्न आधार अपनाए गए थे, जिसमें भूआकृतिक प्रदेश थे, मिट्टियाँ शामिल थी। चूँकि ये दोनों मुख्य रूप से शामिल थे, साथ ही साथ जलवायु शामिल थी, इसलिए यह कृषि क्षेत्र में अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार से कृषि पारिस्थितिक तंत्र कंप्लीट होता है। तो बने रहिएगा इस प्रकार, और भी वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।